हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल AICS में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप किन सब्जेक्ट्स पे और ही इसी तरह के वीडियो चाहते हैं। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम किया, अलग अलग टॉपिक्स बताए। तो हमने और हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट की जाए जो हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वही सीरीज। और पहला टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है G4 नेशंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि G4 नेशन एक्चुअल में है क्या, क्यों बनाया गया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और भी कि इसको बनने में या इसके फॉर्मुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका गोल क्या है, कौन से देश हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं, कौन से देश हैं जो इनके अगेंस्ट में। तो पूरा डिटेल एनालिसिस करके हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं G4 नेशंस। तो सबसे पहले G4 नेशंस के बारे में देखते हैं। तो G जो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि G4, G7, G8, G20। तो G स्टैंड्स फॉर ग्रुप। यह किसी भी ग्रुप के लिए, और जो नंबर रहता है सेकंड टर्म पे, वो रहता है नंबर ऑफ कंट्रीज जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि G4 नेशन मतलब ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, जिसमें है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये चारों देश जो है इन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया है G4 नेशन। इनका मेन उद्देश्य यह है कि जो यूएनएससी है, आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये परमानेंट सीट के लिए बिड करते हैं। यह ग्रुप जो है 2004 में बनाया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्राजील की लोकेशन, जर्मनी की लोकेशन, इंडिया की लोकेशन और जापान की लोकेशन। तो जैसे 3 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G4 नेशन, तो आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन बतानी है, किस ईयर में फॉर्म हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप मेंबर कंट्रीज 4 बता सकते हैं, किस ईयर में फॉर्म हुआ था 2004 में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बीट फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी। सेकेंड स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि ये एक्चुअल में यूएनएससी है क्या। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब यूनाइटेड नेशन को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, जिसमें कि यूएनएससी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह रहता है कि दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते दुनिया को समझ में आ गया था कि जो लीग ऑफ नेशन है उसका अब रिलेवेंस इस दुनिया में बचा नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो काफी ज्यादा एक्टिव हो और पावरफुल हो। तो जैसा आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मुलेशन कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद। तो उसमें 5 मेंबर्स वही कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ये पांचों ही मेंबर जो हैं परमानेंट मेंबर हो जाते हैं यूएनएससी के। आपसे काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। तो 5 कंट्रीज जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, और इसके अलावा 10 कंट्रीज जो हैं वो नॉन परमानेंट रहती हैं, जो हर 2 साल में चेंज होती हैं। इस साल इंडिया को भी इसमें सीट मिली है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, लेकिन इंडिया हमेशा बिड करता है कि हमें परमानेंट स्टेटस दे दिया जाए। तो उसका जो फॉर्मुलेशन होने में कौन अड़ंगे डालता है, कौन से देश उसको सपोर्ट करते हैं और कौन से नहीं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके ऑब्जेक्टिव यूएनएससी के, पहला तो हो गया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। दूसरा, जनरल असेंबली में कोई भी कंट्री आती है या जाएगी उसका डिसाइड करने का काम कौन करेगा, यूएनएससी के जितने भी मेंबर्स होंगे। इसके अलावा यूएन चार्टर, जैसा हमारा प्रियम्बल है वैसा ही यूनाइटेड नेशन का चार्टर होता है, उसमें भी कोई भी चेंजेस लाने हैं या कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन लाने हैं तो वो भी अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा पीस कीपिंग मिशन, इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह लगाना और मिलिट्री एक्शन किसी भी कंट्री के अगेंस्ट करना हो तो कौन डिसाइड करेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर रहता है। अगर 5 मेंबर्स ही कंसेंट के साथ कोई एक्शन करना चाहे तभी हो सकता है। अगर 5 में से कोई एक भी अगर कंट्री अपना वीटो पावर यूज करता है तो वो फॉर्मुलेशन उस चीज का नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्रूशियल इशू है। और आपने देखा होगा कि जैसे
अफ्रीकन कंट्रीज में जैसे बहुत बार पीस कीपिंग मिशन के लिए लोगों को भेजा जाता है या कंट्रीज अपनी आर्मी भेजती है, तो रशिया कभी सैंक्शन लगा देता है, वीटो यूज कर लेता है, कभी चाइना वीटो यूज कर लेता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 4 नेशन हैं जो चाह रहे हैं हमें परमानेंट स्टेटस मिल जाए, तो उन्हें ये मिले क्यों, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि वाई, उन्हें क्यों दिया जाए। तो इंडिया के लिए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग चारों कंट्री का देखेंगे कि इनको क्यों डिजर्व करते हैं ये लोग। तो पहला है इंडिया। इंडिया की क्वालिटी क्या है, सबसे ज्यादा तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में। ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं मेंस में। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 कंट्रीज हैं जो जैसे G4 नेशन है, उनका रिलेवेंस है कि नहीं, या फिर जो लोग अपनी बिडिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो डिजर्व करते हैं कि नहीं, तो हम बता सकते हैं, वहां पे पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको हेल्पफुल रहे। तो इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है in GDP, in terms of GDP, and थर्ड लार्जेस्ट in terms of purchasing power parity। ठीक है, इसके अलावा भी कि डोमिनेटिंग कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। हमको पता है कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया क्या करता है, एज अ बिग ब्रदर का रोल इंडिया का है। इसके अलावा P5 मेंबर्स, मतलब जो परमानेंट 5 मेंबर्स है यूएनएससी के, उसमें से 4 तो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते हैं उसकी परमानेंट सीट के लिए। इसके अलावा इंडिया जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, जो अफ्रीकन नेशन में या मिडिल ईस्ट नेशन में जो आर्मी जाती है यूनाइटेड नेशन की, उसमें भी सबसे ज्यादा इंडिया ही अपने सोल्जर्स भेजता है। तो सबसे ज्यादा इंडिया वॉलंटियर्स, अपने वॉलंटियर आर्मी भेजता है पीस कीपिंग मिशन के लिए। तो ये भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा 4th स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है, 9 न्यूक्लियर स्टेट्स में से इंडिया एक है। इसके अलावा P5 कंट्रीज के अलावा इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है। तो ये काफी ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे इसरो ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखे जाए, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस की टेक्नोलॉजी, आर्म की टेक्नोलॉजी, तो इंडिया इसलिए ये सीट जो है डिजर्व करता है। सेकंड देश की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है जर्मनी। ये जर्मनी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको EU मतलब यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर मेंबर्स इसका सपोर्ट करते हैं कि इसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इसके अलावा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GDP, और 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ GDP इन परचेसिंग पावर पैरिटी। 13th स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे आर्म्स सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी आपको पता ही है कार्स के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज में आता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे अर्ली स्टेज पे ही पहुंच गया था। नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखेंगे जापान। जापान का भी पता है हमको, दो जो कंट्री है वो काफी छोटी है, लोग पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा वहां पे कम है, लेकिन क्या है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GDP एंड 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ PPP। 5th स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोगों को पता है कि जापान का कोई तोड़ नहीं है, पूरी दुनिया में ये रूल करता है। तो इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ हब फॉर टेक्नोलॉजी। लास्ट नेशन देखेंगे ब्राजील। ब्राजील जो है साउथ अमेरिका नेशन में आता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा नेशन है साउथ अमेरिका नेशन में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नेशन है वो होता है हमारा ब्राजील। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में इसका रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। एविएशन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफी ज्यादा आगे है। इसके अलावा 9th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ GDP हो जाता है, और 8th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये तो हम लोगों ने चारों देशों की क्वालिटी देखी कि ये क्यों क्यों डिजर्व करते हैं UNSC में परमानेंट सीट का स्टेटस। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ क्यों। तो G4 कंट्री है जो है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका सिग्निफिकेंट बड़ा है कुछ लास्ट के डिकेड्स में। अगर हम 20-30 साल पहले देखें तो ये कंट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं थी, डेवलपिंग कंट्री थी, आज भी डेवलपिंग है, लेकिन जिस पेस से, जिस मतलब एक्सपोनेंशियल तरीके से ये बढ़ी है, इस वजह से इनका जो बिडिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम लोग जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है दुनिया में, तो हमें भी वो परमानेंट मेंबर का स्टेटस देना चाहिए आपको। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, पॉलिटिकल राइवलरी के कारण, चाहे यूनिटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट के कारण, और इनके इकोनॉमिक जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वजह से इनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा है UNSC में। इनका रोल एकदम कम कर दिया जा रहा है। होता क्या है, जैसे किसी का
पॉलिटिकल राइवलरी है जैसे इंडिया और चाइना का, इकोनॉमिक इशू है जैसे जापान के संग इकोनॉमिक इशू है कि जापान अगर वहां पे आ गया तो इकोनॉमिक हर्डल जब भी होगी तो वो अपना वीटो पावर यूज कर लेगा। तो जो P5 मेंबर्स है वो चाहते नहीं है कि कोई और एक्स्ट्रा मेंबर यहां पर आए, सबके अपने अपने हित हैं। इंटरनेशनल अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो वहां पे यही रहता है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले सबको देखना पड़ता है कि एक्चुअल में हमारे जो इस एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, किस कंट्री से हमारे रिलेशन कैसे अफेक्ट करेंगे। तो ठीक है, इसमें आपको ये बताना चाहूंगा यूनिटिंग फॉर जो कंसेंसस मूवमेंट है, ये एक्चुअल में एक कॉफी क्लब का नाम का एक मूवमेंट था जिसे हम अभी ये डिस्कस करने वाले हैं आगे वाली स्लाइड्स में, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हेड ऑफ द स्टेट है चारों देश के। देखें, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जर्मनी में जो है चांसलर एंजेला मर्कल, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है जायर बोल्सोनारो, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंजो आबे। तो ये चारों के नाम आप देख सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही है, इन चारों देशों को। तो सबसे पहली बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में एक्चुअल में सभी पांचों मेंबर्स जो है P5 मेंबर्स, अगर चाइना को एक्सक्लूड कर दिया जाए या इंक्लूड करके भी देखा जाए तो P5 मेंबर्स मतलब पांचों मेंबर्स जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सेकंड लास्ट ईयर चाइना ने ये कहा था कि हम इंडिया की जो बिडिंग है परमानेंट सीट के लिए उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। बट अगर इंडिया अपना साथ जो है जापान को देना अगर छोड़ दे, मतलब इंडिया क्या कर रहा है G4 नेशन में बाकी नेशंस की भी बोल रहा है कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना चाहिए। लेकिन चाइना और जापान का आपको पता होगा कि राइवल नेशन है दोनों। तो चाइना यही कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे, अगर जापान का वो सपोर्ट ना करे तो इंडिया की बिडिंग के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग वीटो यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी ऐसी बात होती है कि P5 मेंबर्स या यूएनएससी में हम लोग क्या करें, उसको में चेंजेस लाएं, मॉडिफिकेशन लाएं या उसको और एक्सपांड करें, तो चाइना क्या कर देता है, वीटो पावर का यूज कर लेता है। और ऐसा है ही उसका स्ट्रक्चर यूएनएससी का कि अगर कोई भी कंट्री वीटो का यूज करती है तो वो जो भी मैटर होगा वो वहीं के वहीं डाइल्यूट हो जाएगा। तो इंडिया को पांचों कंट्री सपोर्ट करती है, लेकिन चाइना की सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको एसोसिएट नहीं होना पड़ेगा जापान के साथ। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस जो है यूएनएससी में जो है ये जो चेंजेस हैं उनके लिए सपोर्ट कर रही है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस ने कहा है कि G4 नेशंस को जो है वो मिलना चाहिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन। जापान के पास किसका सपोर्ट है, यूएसए का भी है और यूनाइटेड किंगडम का भी सपोर्ट है जापान की मेंबरशिप को लेके। 2019 में ब्रिक्स समिट हुआ था, आपको पता होगा। तो चाइना और रशिया ने क्या कहा था साथ में, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया और ब्राजील के जो एस्पिरेशन है वो हम लोग समझते तो हैं, हम लोग जानते हैं कि आज की तारीख में सिक्योरिटी काउंसिल में मॉडिफिकेशन होने चाहिए, लेकिन जो ब्राजील और इंडिया का जो है जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के रोल में। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के रोल में हम लोग उनका मतलब समर्थन नहीं करते हैं, बट हम काहे में करेंगे, यूनाइटेड नेशन में इनका रोल और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, आप समझिए कि उन्होंने एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट कहा है और कितना संभल संभल के कहा है कि डायरेक्टली हम सिक्योरिटी काउंसिल में उनको नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आप बिडिंग कर रहे हैं और जो आपके एस्पिरेशन है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में आपका रोल जो है वो और भी ज्यादा रिलेवेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके अलावा रायसीना डायलॉग, आपको पता होगा कि इंडिया में हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है दिल्ली में, उसको कहा जाता है रायसीना डायलॉग। उसमें भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे रशिया के, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया और ब्राजील की हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं परमानेंट स्टेटस के लिए, और इसके अलावा कोई एक अफ्रीकन नेशन उसको भी पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा ना ही साउथ अमेरिकन नेशन ना ही कोई अफ्रीकन नेशन, यहां से कोई भी मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उन्होंने यही कहा कि यूएनएससी में हम सपोर्ट किस किस का करते हैं, इंडिया का करते हैं, ब्राजील का करते हैं, इसके अलावा अफ्रीकन नेशन का भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे बढ़े। क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन क्या है,
पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको पूरी दुनिया को लेके चलना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों का। अब जैसे 5 कंट्रीज है, इसमें अगर चाइना को आप हटा दें तो कितना कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों का हो रहा है, काफी कम लोगों का। लेकिन इंडिया हो गई, ब्राजील हो गया, अफ्रीकन नेशन हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन तो मिलना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं तो कम से कम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से भी आप देखो तो साउथ अमेरिका से ब्राजील को मिलना ही चाहिए। अफ्रीकन नेशन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वहां पे डेवलपिंग कंट्रीज सारी की सारी, डेवलपिंग भी नहीं कह सकते, उनको तो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। डेवलपिंग के नाम पे उनके पास सिर्फ एक ही कंट्री है, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा कोई भी कंट्री नहीं है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर आप बात करते हो पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेशन का, और या पूरी दुनिया की डेस्टिनी अगर आप डिसाइड कर रहे हो, तो रिप्रेजेंटेशन आपका भी होना चाहिए। ये जितने भी मैं पॉइंट्स कह रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करते जाएं अगर आपको कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपोजिशन की, कि कौन कौन से अपोजिट मेंबर्स किस किस का अपोजिशन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एक क्लब के बारे में मैंने बताया था, इसके अलावा किसी का पॉलिटिकल राइवलरी है, किसी की इकोनॉमिक राइवलरी है। तो कुछ कंट्रीज तो सपोर्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज अपोज करती हैं। तो सपोर्ट कंट्री का तो हम लोगों ने देखा था, अपोज कंट्रीज के बारे में भी देखते हैं। तो अपोज कंट्री में जो हम लोगों ने क्लब एक पढ़ा था, उसमें क्लब का नाम क्या है, एक प्रकार से कॉफी क्लब है, जिसको बनाया किसने था, इटली ने। उसका बनाने का मेन मकसद यही था कि जो G4 कंट्री की जो बिडिंग है, उसको हम क्या करें, स्ट्रांगली अपोज करें। क्यों अपोज करें, हम इसलिए अपोज करना चाहते हैं क्योंकि अगर मान लो आज P5 नेशन है, उसमें भी कोई भी इशू रहता है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए काफी ज्यादा हर्डल हो जाती है, क्योंकि किसी एक ने भी वीटो का यूज कर लिया तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको और एक्सपांड कर दें, मान लो P5 को P10 बना दें, 10 मेंबर्स को और सपोर्ट कर दो, ऐड कर लेते हैं, तो होगा क्या, छोटा छोटा भी इशू होगा कोई सा भी, या कोई बड़ा इशू भी होगा, अगर किसी भी एक कंट्री ने अगर वीटो का यूज कर लिया तो फिर क्या होगा, वो तो वहीं का वहीं डाइल्यूट हो जाएगा मैटर। इसलिए वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो पावर है हमारे पास ही रहे। और एक प्रकार से ये देखा जाए तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये एलिट कंट्रीज हैं, ये पहले से इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं और बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो एक प्रकार से इनका ये भी देखा जा सकता है कनिंग एटीट्यूड, कि हम नहीं चाहते कि जो पावर हमारे पास है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कॉफी क्लब का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है जापान का। तो जापान की जो बिडिंग है उसको अपोज कौन कर रहा है, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि जापान ने जो वॉर क्राइम्स किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, आपको पता होगा जापान किसकी तरफ था, जर्मनी के टाइम पे, जर्मनी की तरफ, और उसने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन आप लोगों ने देखा होगा, इवन म्यांमार तक आ गए थे जापानीज। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया क्या कहना चाह रहे हैं कि जापान ने जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जितने भी वॉर क्राइम्स किए थे, जो भी उन्होंने वायलेंट उनका एटीट्यूड था, इसकी वजह से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। बल्कि असलियत बात यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो उनके पॉलिटिकल नेबर्स है उनका कद इतना ज्यादा बढ़े। इंडिया में कोई भी अपोज नहीं कर रहा देखा जाए मोटे तौर पर, क्योंकि चाइना ने भी कह दिया था लास्ट सेकेंड ईयर कि अगर आप जापान का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपकी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको परमानेंट स्टेटस के लिए। इटली और स्पेन किसका अपोज कर रहे हैं, जर्मनी का। ठीक है, क्यों, वही इकोनॉमिक राइवलरी के कारण, कि इटली और स्पेन का जो आज स्टेटस है, मतलब इटली और स्पेन का स्टेटस तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, यू या फिर फ्रांस और यूके से कह के इनका जो है अपोज करवा देते हैं। क्योंकि होगा क्या, जैसे आज की तारीख में यूरोप काफी छोटा देखा जाए कॉन्टिनेंट है, उसमें भी 2 मेंबर्स हैं, रशिया को भी जोड़ लिया जाए तो 3 मेंबर्स हैं। इतने छोटे कॉन्टिनेंट्स, इतने कम मेंबर्स के बीच होते हुए भी 3 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है, तो वो नहीं चाहते कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके पास पावर आए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका। उसमें जो है ब्राजील का अपोजिशन कौन कर रहा है, उसमें तो नियर सारी कंट्रीज कर रही हैं, चाहे वो अर्जेंटीना हो, बोलिविया हो, कोलंबिया, कोस्टा रिका, मैक्सिको, पेरू, एरुग्वे, वेनेजुएला, ये सभी क्या कर रहे हैं, ब्राजील का अपोज कर रहे हैं। ब्राजील का सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है। वो कह रहा है कि ब्राजील को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं कि उसको परमानेंट स्टेटस मिल जाए, लेकिन उसको वीटो की पावर नहीं दी जाए, वो बिना वीटो के उसका रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ब्राजील का खुल के समर्थन कौन कर रहे हैं, 3 देश, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम।
साउथ एशिया में अगर इंडिया की बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान कंट्री ऐसा है जो उसका अपोज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो है नहीं। लेकिन बस ये होता क्या, यूजुअली अगर वोटिंग का अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ ईयर से ट्रेंड जो चला आ रहा है कि इंडिया को पूरे यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं वो सभी के सभी सपोर्ट करते हैं, सिवाय दो नेशंस के, पाकिस्तान और चाइना। सिक्योरिटी काउंसिल में तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं पाकिस्तान का, तो क्या करते हैं जनरल असेंबली में ही उसका अपोज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सारी चीजें देख ली कि इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये चारों देशों का क्यों रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं और अपोज कौन कर रहे हैं। एट लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जनरल असेंबली में हमारे एम्बेसडर गए थे सैयद अकबरुद्दीन। उन्होंने यही कहा था G4 के बिहाफ पे कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन मीन टू अचीव यूएनएससी रिफॉर्म नॉट एंडलेस डिबेट। उन्होंने इतने से सेंटेंस में पूरी बात कह दी, जितनी भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सारा उन्होंने निचोड़ इसी बात पे कह दिया कि इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो काय के लिए चल रहे हैं, यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिबेट चले जाए, क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल हो गए यूएनएससी को बने हुए, तो कंटिन्यूअसली हो क्या रहा है, सिर्फ डिबेट चल रही है, बातें चल रही हैं, बातें हो रही हैं, इंप्लीमेंटेशन उसको एक्शन में तो कोई ला नहीं रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशन है वो काय के लिए, यूएनएससी रिफॉर्म के लिए, ना कि डिबेट के लिए। इससे पहले लास्ट में जो मैंने वीडियो डाला था, पीएम मोदी ने जो यूनाइटेड नेशन को एड्रेस किया था, तो ये 75th एनिवर्सरी है इस साल, तो इस साल तो इसमें रिफॉर्म होने ही चाहिए थे। 75 ईयर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हो जाते हैं और उसके मेंबर कंट्रीज में कोई भी अगर रिफॉर्म नहीं आता है, ना ही मॉडिफिकेशन ना ही एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि देखो 75 ईयर्स पहले डेमोग्राफी काफी ज्यादा अलग थी और आज की तारीख में डेमोग्राफी काफी ज्यादा अलग हो चुकी है। 75 ईयर्स पहले इंडिया तो क्या था, कॉलोनियल रूल चल रहा था, इंडिया तो एक इंडिपेंडेंट नेशन भी नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशन हो चुका है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, और नहीं तो एटलीस्ट मॉडिफिकेशन कुछ तो करें यूएनएससी में। जैसे P5 मेंबर्स हैं तो उसको P10 कर दें, P8 कर दें, है ना, क्योंकि आज की तारीख में और पहले के टाइम पे जमीन आसमान का अंतर है। पहले राइवलरी अलग थी, कुछ देश जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, अब जाके इकोनॉमिक चेंजेस आ गए हैं कि अब क्या होता है, पॉलिटिकल राइवलरी तो एक तरफ है, इकोनॉमिक वॉर चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की तारीख में इसका रिफॉर्म होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आपके पास कोई पॉइंट हो तो बिल्कुल आप हमें टेलीग्राम कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर टेक्स्ट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलता हूं, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।